हाँ जी, तो आज हम लोग बात शुरू करेंगे बेटा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सेंटर ऑफ मास की तरफ जा रहे हैं, टॉपलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट पर जा रहे हैं, सर्कुलर मोशन पर चल रहे हैं। ठीक है, इन टॉपिक्स की तरफ हम लोग स्टेप बढ़ा रहे हैं। ठीक, अब तक आप लोगों ने वर्क और एनर्जी इन कॉन्सेप्ट पर काफ़ी सारे ढेर सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। इससे पहले एनएलएम वगैरह पर बहुत सारी बातें हो चुकी है। ठीक है, अगला स्टेप शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात करना है। हम लोग बात स्टार्ट करेंगे टॉपलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट पर। तो जो एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कंपटीशन लेवल में, 11th 12th लेवल में तो नहीं आता, कंपटीशन लेवल में बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है और ढेरों क्वेश्चन में काम आता है। ठीक है, तो टॉपलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट पर आज हम लोग बात शुरू करते हैं। इसके बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, किन कंडीशंस में टॉपलिंग होगी या नहीं होगी, इन चीज़ों पर आज हम लोग बात स्टार्ट कर रहे हैं। सुनिएगा, तो जो मैं एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ले रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस पर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट रखा होगा। ये न्यूमेरिकल नहीं होता, ये थ्योरी कॉन्सेप्ट है जो मैं इसको प्योरली थ्योरी में नहीं समझा रहा हूँ, आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ही समझा रहा हूँ। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है बच्चों, ठीक, और ये ऑब्जेक्ट आप लोगों ने रखा, दिस इज हॉरिजॉन्टल सरफेस। रफ सरफेस है, सफिशिएंट फ्रिक्शन बन रहा है ताकि ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं कर पा रहा है। कितना सफिशिएंट फ्रिक्शन बन रहा है कि ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब इस सिचुएशन में आपने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स इंप्लीमेंट किया है बॉडी पर। ठीक है, ये जो फोर्स है ये ट्राई कर रहा है, ये फोर्स ट्राई करेगा ऑब्जेक्ट को स्लाइड करने के लिए। इनिशियल फ्रिक्शन सफिशिएंट है तो वो स्लाइड करने का चांस नहीं बन रहा। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास से क्या इस पर ग्रेविटी बन रही, डन है। अब सपोज कीजिए बेटा कि ये जो फोर्स है, जैसे आप लोगों ने टॉप एप्लीकेशन बनाई इसकी, तो धीरे धीरे करके बॉडी टॉपल होना शुरू हो रही है। ओके, ये आपने फोर्स की एप्लीकेशन बनाई है। ये जिसका कॉर्नर है, जिस कॉर्नर पर ये ऑब्जेक्ट टॉपल हो रहा है ना, ठीक है, इसे हम लोग पाइवट कॉर्नर भी कह सकते हैं। ठीक है, इस कॉर्नर पर जब बॉडी रोटेट होने की या घूमने की कोशिश करे, टॉपल होने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो ये पाइवट कॉर्नर है। अब देखिए बेटा, जो बॉडी का वेट है, जो भी बॉडी का वेट है mg, इसका लाइन ऑफ एक्शन इनकेस अगर इस कॉर्नर से लेफ्ट में है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में अगर आपने एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हटा दी, अगर आपने जो अप्लाइड फोर्स है इसको हटा दिया, रिमूव कर दिया था, तो जैसे आप इस फोर्स को हटाएंगे तो जो वेट है mg, इसकी वजह से जो टॉर्क बन रहा है, टॉर्क वापस से क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। जैसे आप फोर्स हटाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और बॉडी को वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में ला देगा। इनकेस अगर आप इस सिचुएशन से फोर्स को हटा देंगे तो यहाँ पर ये बॉडी वापस से mg जो वेट है, वेट की वजह से जो टॉर्क बनेगा इस पर,
उस टॉर्क के इफेक्ट में बॉडी वापस अपने इनिशियल स्टेज पर आ जाएगी। इनकेस अगर आपने फोर्स और बढ़ाया तो बच्चों आपने फोर्स और बढ़ाया और बच्चों जैसे ही, ध्यान से सुनना अच्छे से, ध्यान से सुनना, जैसे ही जो वेट का एप्लीकेशन है, वेट की लाइन ऑफ एक्शन है, इस पाइवट पॉइंट से पाइवट पॉइंट पर कोइंसाइड करेगी, ठीक है। तो जैसे बेटा इस पाइवट पॉइंट पर ये वेट की लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड करेगी बेटा, तो ये आपके लिए बेटा क्या है, अब ये डेड एंड है, ठीक है। इस सिचुएशन तक बॉडी अपने आप को संभाल लेगी। इनकेस अगर ये लाइन ऑफ एक्शन थोड़ा भी इस पाइवट पॉइंट से क्रॉस करेगी बेटा, ठीक है। जैसे ही ये लाइन ऑफ एक्शन, मैं यहीं पे बना देता हूँ, ध्यान देना। इनकेस अगर ये लाइन ऑफ एक्शन का फील करना, इनकेस अगर ये लाइन ऑफ एक्शन यहाँ आ गई, मतलब इस पाइवट पॉइंट से आगे शिफ्ट हो गई, जैसे आगे शिफ्ट होगी तो शिफ्ट होने के बाद में आपको फोर्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप इस फोर्स को रिमूव कर दीजिए। यहाँ पर अब ये जो mg का टॉर्क है, वेट का जो टॉर्क है, ये कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज बनेगा और इस बॉडी को ऑटोमेटिक, मतलब आपको अपने तरफ से एफर्ट्स बनाने की जरूरत नहीं। इनकेस अगर यहाँ तक आप ले आए उसके बाद फोर्स हटा दिया तो बॉडी रुकेगी नहीं और आगे डेफिनेटली टॉपल कर जाएगी, मतलब इस कंडीशन में स्लाइड, मतलब यहाँ पे रोटेट करके और आगे हिट करेगी ग्राउंड को। बात समझ में आ गई। तो बेटा कोई भी एप्लीकेशन हो, चाहे नीट लेवल पर हो, चाहे जेईई में हो, मेंस में, एडवांस में हो, जब भी आपको टॉपलिंग की बात हो, टॉपलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना कि जो वेट का लाइन ऑफ एक्शन है वो अगर इस पाइवट पॉइंट पर कोइंसाइड कर रहा है तब तक बॉडी मैनेज कर पाएगी। इनकेस अगर थोड़ा भी आगे शिफ्ट हो गया तो इसके बाद क्या होगा, बॉडी को आप रोक नहीं पाएंगे और डेफिनेटली बॉडी टॉपल कर ही जाएगी। इनकेस अगर इस लाइन ऑफ एक्शन से लेफ्ट में आप हैं, मतलब इसको भी आपने क्रॉस नहीं किया है ना, लेफ्ट और राइट से कंफ्यूज मत हो बेटा, जिस तरफ से आप आ रहे हैं उसी तरफ से बात होगी। हो सकता है आप फोर्स इधर से बनाते तो लाइन ऑफ एक्शन बेटा यहाँ पर जब तक रहती है, मतलब राइट में जब तक रहती तब तक बॉडी मैनेज कर पाती है। इस पाइवट पॉइंट से लेफ्ट में जाने पर फिर बॉडी टॉपल करती है। बात समझ में आ गई? तो दिक्कत नहीं है। तो हमेशा जब आपको लिमिटेशन पूछी जाएगी भाई कितना फोर्स होना चाहिए, कितना फ्रिक्शन होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, तो हमेशा देख लेना जो भी सिस्टम है, जो भी बॉडी है, जो भी ऑब्जेक्ट है, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है अगर वो इस पाइवट पॉइंट को क्रॉस कर गया तो बॉडी 100% श्योर है कि टॉपल करेगी। यहाँ से इसका टॉपलिंग शुरू हो जाएगी और अगर इस लाइन ऑफ एक्शन से लेफ्ट में है तो फिर ये बॉडी टॉपल नहीं कर पाएगी। जैसे आप एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हटाएंगे तो बॉडी वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर ही अप्रोच कर लेगी। क्या बातें समझ में आ रही? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ये टॉपलिंग का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए आइए थोड़ा और बात कर लेते हैं इसके ऊपर। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, तो प्लीज ध्यान देना, ढंग से सुनना। आपने एक इंक्लाइन प्लेन लिया, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा और एक ऑब्जेक्ट है इसका। आपको पता है कि जो इसका सेंटर ऑफ मास से पास आउट वेट की लाइन ऑफ एक्शन है mg, तो यही सिचुएशन है। डन। अब आप इंक्लिनेशन बढ़ाते जा रहे हैं, ये थीटा इंक्रीज कर रहा है, टारगेट थीटा, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आप इंक्रीज कर रहे हैं और जानते हो ना कि जैसा आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्रीज करेंगे तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्रीज होने के साथ जो प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन है, इसका स्लोप बढ़ता जाएगा, पोजीशन इस तरह से आएगी। तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन है धीरे धीरे इस पाइवट पॉइंट की तरफ शिफ्ट होगी,
मानते हो इस बात को? हाँ है ना। अगर ये एंगल बढ़ेगा मतलब ये जो स्लोप है बढ़ेगा तो लाइन ऑफ एक्शन थोड़ा सा इस पायलट पॉइंट की तरफ शिफ्ट होगा। अब एंगल आपने बढ़ाते बढ़ाते सपोज इतना बढ़ा दिया, सपोज अल्फा एंगल आपने ले लिया, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो वेट है mg, अगर वेट की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इस पायलट पॉइंट से पास हो रही है, तो मतलब वापस से डेड एंड आ चुका है, ठीक है। इनकेस अगर आपने एंगल को स्लाइटली इंक्रीज भी किया, स्लाइटली इंक्रीज कर दी, जो लाइन ऑफ एक्शन है ये क्या होगा, स्टॉपर पॉइंट के टॉपर पॉइंट से क्या होगा, राइट में चली जाएगी तो इसको ओवरकम कर देगी, और जैसे इसको क्रॉस करती क्या होगा, ये बॉडी टॉपर कर जाएगी। अब इस इंक्लाइन प्लेन पर बॉडी मैनेज नहीं कर पाएगी, तो मैक्सिमम एंगल जहाँ तक ये बेटा बॉडी मैनेज कर पाएगी, इस सिचुएशन को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। बात समझ में आती है ना? सेम कॉन्सेप्ट है, तो इस तरह से यहाँ भी हमारे पास क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो बातें क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं है? इनकेस अगर आपको पूछिएगा कौन से एंगल तक ये मैनेज रहेगी ना, तो यहाँ से आप उसे उस एंगल को भी इजीली काउंट कर सकते हैं, ऐसे कोई खास बात नहीं है। देखिए दिमाग लगाइए, ढंग से समझना, ध्यान से। एंगल अल्फा, दिस इज आल्सो अल्फा, होगा नहीं होगा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये जो बॉडी आप देख रहे हो ना, इस बॉडी की हम लोग यहाँ पर बेटा साइड्स ले लें, सपोज ए ले लेते हैं, दिमाग रहेगा। ये जो पार्ट होगा ना कॉर्नर से इस सेंटर तक का कितना होगा, a/2, वाला पार्ट में कितना होगा ना, a/2, यस और नो? इस एंगल को आप निकाल सकते हैं अल्फा, tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर वन बेस, कितना हो जाएगा ना, निकाल पाएंगे? ये समझे? और ये कंडीशन है, ये अल्फा, ये भी अल्फा होगा, तो दिक्कत। इनकेस अगर ये क्यूब शेप है तो सारी साइड्स कितनी है, ए, तो ये कितना हो जाएगा था, a/2, और ये भी कितना हो जाएगा, a/2, यस। tan अल्फा कितना होगा, परपेंडिकुलर वन बेस a/2 वन होगा ना, tan अल्फा कितना हो जाएगा, 1, और tan की वैल्यू 1 कब आती है, 45 डिग्री, कंडीशन आ जाएगी। इस तरह से आप इजीली मैनेज कर सकते हैं अगर इस कंडीशन को दिमाग में रखेंगे, ठीक है। दिमाग में आपकी होनी चाहिए कंडीशन, अगर कंडीशन बिल्कुल सेट है फिर आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो इसी भी सीक्वेंस में मैं तो आपकी प्रैक्टिस के लिए एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान देना, ढंग से सुनो। हाँ जी, बेटा मैंने कोनिकल शेप लिया था, ठीक है। कोन का बच्चों बेस रेडियस, ध्यान सुनना, दिस बेस रेडियस कितना है बेटा, आर बेस रेडियस, और ये इसका पायलट पॉइंट हो गया, इसकी हाइट कितनी, सपोज h, इसकी टोटल हाइट कितनी है बच्चों, h, ठीक है, कोन की। अब बच्चों बात ये है कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसके सेंटर ऑफ मास से पास आउट जो
लाइन है वो इस पाइवट पॉइंट से पास हो रही है। इसका मतलब ये एंगल जो आपको बनना था, जो मैक्सिमम एंगल बन सकता था, बन गया। अब तक ये मैनेज है, इससे ज़्यादा होने पर क्या टॉपल कर जाएगी। समझ तो रहे हैं लोग। थोड़े यहाँ पर क्या हो गया mg। अब इस क्वेश्चन में क्या आपको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पता होनी चाहिए। तो कोन के लिए बेस से और सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस होता है h/4। कितना होता है h/4, ठीक है। कोन के लिए बेस से मतलब बेस पॉइंट से, और जो इसका सेंटर ऑफ मास उसकी हाइट होती है h/4, ध्यान रखिएगा। तो बच्चों यहाँ से अगर मैं बात करूँ आपके लिए, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की कंडीशन हो जाएगी ना इधर की तरफ। ये अल्फा है तो ये भी तो अल्फा हो गया, यस और नो। लिख दो ये अल्फा हो गया बेटा, अल्फा देन अल्फा। अब जरा सोचिए, अगर यहाँ पर अपने से एंगल के बारे में डिस्कस कर ले तो क्या आप tan अल्फा निकाल सकते हैं फिर? बताइए, यस और नो। पक्का, दिक्कत वाली बात नहीं। सोचो यहाँ सिचुएशन बेस है सारा गेम। तो अगर आपने थोड़ा सा मैनेज किया चीज़ों को तो बात बनेगी। डन, कोई दिक्कत नहीं। अगर tan अल्फा यहाँ से निकाल सकते हो ना आप लोग, अल्फा देन अल्फा, तो tan अल्फा कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर r अपॉन बेस h/4, h/4। यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4r अपॉन h। इस तरह से चीज़ों को हम लोग मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। और ऐसे सीक्वेंस में नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए, मोशन ऑफ कार ऑन फ्लैट सर्कुलर पाथ। एक फ्लैट सर्कुलर पाथ पर हम लोग कार का मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। दिस इज फ्लैट सर्कुलर पाथ, ओके बेटा। कहीं ना कहीं इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर भी होगा। ये व्हीकल आपको नजर आ रहा है, व्हीकल वेट mg, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n। बेटा आपको पता है कि जब ये व्हीकल सर्कुलर पाथ पर रन करेगा, तो सर्कुलर पाथ पर, फ्लैट सर्कुलर पाथ पर जब रन कर रहा है तो इसमें आपको पता है कि आउटसाइड इसकी टेंडेंसी, मानते हो इस बात को? तो आउटसाइड इसकी टेंडेंसी है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर आप खुद सोचिएगा कि जो इनसाइड फोर्स बनेगा, तो रोड और टायर में जो भी फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या करेगा, इसको मैनेज करने की कोशिश करेगा। मानते हो इस बात को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। डन। अब जरा सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा ढंग से, अच्छे से। यहाँ अगर हम सोचें तो देखिए, व्हीकल जब आउटसाइड स्किड होने की कोशिश करता है तो रोड और टायर में फ्रिक्शन क्या करता है, इसको मैनेज करता है, काउंटर बैलेंस करता है। तो आउटर जो टायर है उस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इनर टायर से ज़्यादा बनेगा। यहाँ पर क्या होगा, कंपैरेटिवली स्लाइडिंग टेंडेंसी या इसके टेंडेंसी का प्रेशर भी होगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पर अगर हम सोचें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ज़्यादा बनता है और यहाँ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कम बनता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। हालांकि अपन जनरल कंडीशंस में और हाई फाई लेवल पर जाकर ये क्वेश्चन बनेगा बेटा कि अलग अलग अपन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पर बात करेंगे। बाकी इन जनरल आप लोग अपने कंपटीशन लेवल में भी एक कॉमन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ले लेते हैं, एन वो mg के बैलेंस में आप ले लेते हो। बाकी एक्चुअल में यहाँ पर n1 ज़्यादा बनेगा और n2 कम बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। कभी दिमाग में अगर सामने आ जाए क्वेश्चन तो अपन दिक्कत महसूस ना करें, तो दिमाग रखना। हाँ जी, जब व्हीकल रोटेट करेगा तो आपको पता है किस पर आउटसाइड इसकी टेंडेंसी बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी। और इस सिचुएशन में ये फ्रिक्शन है ना, रोड और टायर में जो फ्रिक्शन है वो मैनेज करने की कोशिश करेगा इट्स आउटसाइड टेंडेंसी को। तो आपको पता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगा ही नहीं होगा। तो इस कंडीशन में जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना हो जाएगा ना, mv² / r सेम रहेगा। r क्या है, पाथ की रेडियस,
आर क्या बच्चों, पाथ की रेडियस, पोटेंशियल। ओके, अब देख दिमाग लगाना थोड़ा सा, अगर हम डेप्थ में जाके बात करें, सुनना बेटा, अर्थ सरफेस से ये जो व्हीकल का सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से जो mv² हम लोगों ने निकाला है, तो अर्थ सरफेस से ये हाइट मैंने ली h, कितनी हाइट ली बेटा, h, और दोनों जो टायर्स हैं इनके बीच में गैप मैंने ले लिया l, देन दिस इज l/2 एंड अगेन l/2, यस और नो, कोई टेंशन नहीं। अब आप सोचिए, दिमाग लगाइएगा कि यहाँ पर mv² की वजह से जो टॉर्क बनेगा, वो टॉर्क इस व्हीकल को आउटसाइड स्किड करने की कोशिश या फिर टॉपल करने की कोशिश करेगा, और जो वेट है, वेट का जो टॉर्क बनेगा वो क्या करेगा, उसको रीमैनेज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, mv² की कोशिश क्या रहेगी, व्हीकल बाहर स्लिप हो या टॉपल करे, और mg इसको वापस से काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करेगा, तो एंटी टॉर्क बनाएगा। ठीक है, तो दिक्कत वाली बात नहीं। तो जब तक हम लोग बात करें विदाउट स्लाइडिंग, तो विदाउट स्लाइडिंग की बात करें, तो विदाउट स्लाइडिंग में क्या होगा कि जो भी mv² है, मतलब जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये क्या होगा ना, इस फ्रिक्शन से समझ रहे हो, तो दिक्कत नहीं। देखिए दिमाग लगाइएगा, ढंग से सुनिएगा, mv² इज लेस देन और इक्वल टू म्यू, म्यू मतलब फ्रिक्शन जानते हो ना, म्यू इनटू एन, और एन कितना हो जाएगा, mg, तो v इज लेसर देन और इक्वल टू √ म्यू rg विदाउट स्लाइडिंग। अगर व्हीकल में आप इस तरह की स्लाइडिंग टेंडेंसी नहीं चाहते हैं, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, √ म्यू rg के मैक्सिमम इक्वल हो सकती है, तो उससे छोटी रहनी चाहिए। ठीक, डन है। लेकिन जब आप लोग इस वैल्यू को क्रॉस कर जाएंगे, तो वैल्यू क्रॉस करने पर क्या पोजीशन बनेगी ना, वो देखिएगा ध्यान से, तो दिमाग लगाना ढंग से। जैसे ही आप इस √ म्यू rg की लिमिट को क्रॉस करेंगे, तो लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश जैसे करेंगे ना, तो देखिए दिमाग लगाइए, mv² के जो टॉर्क बन रहा है, टॉर्क कंपैरेटिवली इस व्हीकल को ज़्यादा रोटेट कर, ज़्यादा स्लाइड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ mg। क्या आप सोचिएगा कि v की मैक्सिमम वैल्यू मिल चुकी है जिस पर कि व्हीकल सेफ है। अब जैसे आप v को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो इसका टॉर्क भी तो बढ़ेगा, और टॉर्क बढ़ते क्या होगा, ये व्हीकल टॉपल करने की कोशिश करेगा नहीं करेगा। तो इस सिचुएशन में आप सोचिएगा mv² और यहाँ पर mg, सुन तो रहे, और ये बेटा डिस्टेंस कहती है यहाँ से यहाँ तक l/2 आया ना। अब जरा खुद सोच कि जब तक ये mg का लाइन ऑफ एक्शन इस पाइवट पॉइंट से राइट साइड है, तब तक व्हीकल सेफ है। टॉपल करने की कोशिश कर रहा है लेकिन अभी पलट नहीं जाएगा, अभी नहीं पलटेगा, तो अभी भी तू सेफ है। मेरी बात समझ लो, व्हीकल पलट नहीं पाएगा। और अगर बेटा यही लाइन ऑफ एक्शन इस पाइवट पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा बेटा, तो व्हीकल फिर बाहर पलट जाएगा। बात समझ में आ रही है, उलट जाएगा बाहर की तरफ। डन है, ओके। तो इस कंडीशन में जो होगा, विदाउट टॉपलिंग,
अगर बिना टॉपलिंग के हम लोग व्हीकल को निकालना चाहते हैं विदाउट टॉपलिंग, तो इस कंडीशन में क्या होगा तो जो टॉर्क है mv²/r वो ज़्यादा है नो डाउट, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन अभी इस पाइवट पॉइंट को क्रॉस नहीं किया है। डन है। तो इस कंडीशन में जब हम लोग बात करना चाहते हैं तो देखिए दो टॉर्क बन रहे हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये क्या चाहता है, व्हीकल को एंटी क्लॉकवाइज ले जाना, और mg व्हीकल को क्लॉकवाइज ले जाना। मानते हैं इस बात को? तो इसका अगर अभी टॉपल नहीं करना है तो इसका मीनिंग क्या है, टॉर्क ड्यू टू mv²/r must be lesser than or equal to torque due to weight, yes or no? डन है। बी प्रैक्टिकल समझ में आ रही बात है। तो बच्चों टॉर्क ड्यू टू mv²/r, तो टॉर्क का फॉर्मूला जानते हो ना, फोर्स इनटू लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन। mv²/r की लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, इसके लाइन ऑफ एक्शन से कितनी है, h। ओके, अब देखिए दिमाग लगेगा अच्छे से। और अगर हम लोग वेट की बात करें तो वेट के लिए कितनी है, L/2। लाइन ऑफ एक्शन ये होगा ना पाइवट पॉइंट, तो पाइवट पॉइंट से mv²/r की डिस्टेंस कितनी है, h, और वेट वाली लाइन ऑफ एक्शन कितनी है, L/2। यस और नो? पक्का? दिक्कत? m कैंसिल कर देंगे ना, डन। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, v² लेसर देन और इक्वल टू g इंटू L/2 r, और ये h किया जा सकता है बच्चों, GLR/2h। ये हमारे पास की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर ये वेलोसिटी आप रखते हैं तो विदाउट स्लाइडिंग है, कोई स्लाइडिंग टेंडेंसी नहीं है। और ये वैल्यू रखते हैं तब तक आप टॉपल से बचे हुए हैं। हालांकि प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो चुकी है, लेकिन आप टॉपलिंग ऑफ व्हीकल से बचे हुए रहेंगे। बातें पकड़ में, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? डन।